नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और आज हम बात करेंगे सिलेक्टिव नॉन कैटालाइटिक रिडक्शन प्रोसेस की। सिलेक्टिव नॉन कैटालाइटिक रिडक्शन प्रोसेस नॉक्स के रिमूवल के लिए थर्मल पावर प्लांट्स में इस्तेमाल होता है और इसको नॉन कैटालाइटिक रिडक्शन प्रोसेस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें किसी कैटलिस्ट का इस्तेमाल नहीं होता है। इसके अलावा इसको सिलेक्टिव इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सिलेक्टिवली नॉक्स को ही रिमूव करता है और पोल्यूटेंट्स को रिमूव नहीं करता है। So today we'll study about selective non-catalytic reduction process. It is so called because it selectively reduces only NOx and it does not use a catalyst. So let's dig right into the video. Air pollution from thermal power plants, all about selective non-catalytic reduction process. So this is a basic diagram of what happens in a selective non-catalytic reduction process. The flue gas enters, it has NOx, urea or ammonia is dosed into the stream, and urea or ammonia reduces NOx to nitrogen and water. If you use urea, it yields nitrogen, water, and carbon dioxide. If you use ammonia, it yields only nitrogen and water. The amount of NOx in the outgoing gas is monitored via a control is censored, and if the amount of NOx in the outgoing gas is more than the limits set by the National Ambient Air Quality Standards, that means we need to pump in more urea or ammonia, and the control system will pump in more urea or ammonia. The urea or ammonia is kept into this dosing tank, and from here it is sucked in and thrown into this flue gas stream. This is called a selective non-catalytic reduction system. So reagent is injected in the firebox of a boiler at a location where the flue gas temperature is between 1400 to 2100 degree Fahrenheit, which is 760 to 1148 degree, 1148.89 degrees Celsius. So as you can understand here, the temperature of the flue gas needs to be very high. So this whole system is done within the firebox of the boiler at a location where the flue gas temperature is this high. What is the difference between SCR and SNCR? So the main difference is the temperature range. As if you remember, selective catalytic reduction process cannot function at a temperature higher than 600 degree Fahrenheit, whereas this functions at a much higher temperature and the absence of catalyst. Selective catalytic reduction process uses a catalyst, whereas selective non-catalytic reduction process does not use a catalyst. तो ये एक बेसिक डायग्राम है सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन प्रोसेस का। फ्लू गैस आती है, उसमें नॉक्स है, यहाँ से हम यूरिया या अमोनिया डोज करते हैं। वो यूरिया या अमोनिया फ्लू गैस से रिएक्ट करती है और नाइट्रोजन वाटर उसका बाय प्रोडक्ट होता है, एंड प्रोडक्ट होता है। अगर आप अमोनिया यूज कर रहे हैं तो सिर्फ नाइट्रोजन और वाटर N2 और H2O ही होगा, और अगर आप यूरिया इस्तेमाल कर रहे हैं तो नाइट्रोजन वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी एंड प्रोडक्ट होगा। और ये जो फ्लू गैस में नॉक्स है ये रिड्यूस हुआ और बाहर जो गैस के उसमें नॉक्स का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम हो जाता है। और ये कॉन्सेंट्रेशन का लेवल अगर एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है तब तो ये कंट्रोल सिस्टम को इंडिकेट करेगा सेंसर कि सब कुछ ऑप्टिमम है, जिस रेट से यूरिया या अमोनिया डोज किया जा रहा है उसी रेट से डोज किया जाए। लेकिन यहाँ अगर नॉक्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो सेंसर सेंस करेगा और कंट्रोल सिस्टम को बताएगा, और कंट्रोल सिस्टम यूरिया टैंक से ज्यादा यूरिया सक करके यहाँ पर डोज करेगा ताकि रिडक्शन प्रॉपर हो सके। यही है और कुछ खास नहीं है। ये जो सिस्टम है इसकी एफिशिएंसी 30 से 60% तक होती है जनरली, और इसका जो टेम्परेचर रेंज है वो 1400 से 2100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। कहीं कहीं 1400 से 2000 भी लिखा होता है, पर कहीं कहीं 1400 से 2100 भी लिखा होता है। मैंने किसी कंपनी के वेबसाइट पर जाकर देखा था तो वहाँ 2100 लिखा हुआ था। तो अलग अलग एफिशिएंसी के जो उपकरण है वो बनते रहते हैं,
तो इसलिए ये मान्य होगा 1400 से 2100 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ये सिस्टम काम करता है। ये डायग्राम थर्मल पावर प्लांट का है। ये कोयल कोल है, ये बॉयलर है, यहाँ कोल बॉयल हो रहा है, यहाँ पे ये कोल है, यहाँ पे फायर लगा, आग लगी हुई है, यहाँ बॉयलर है, यहाँ पानी जाता है, यहाँ से स्टीम जाता है, सुपर हीटेड और सुपर सैचुरेटेड स्टीम होता है, टरबाइन को हिलाता है, फिर जनरेटर, फिर बिजली उत्पन्न होती है, और फिर ये हॉट वाटर जो है यहाँ से कूलिंग टावर में जाता है, और कूलिंग टावर से फिर ये रिजर्वॉयर या पॉन्ड में जाता है। ये बताने का आपको यही मकसद है कि ये जितने भी पोल्यूशन कंट्रोल के इक्विपमेंट होते हैं वो इस एरिया में लगे होते हैं, बॉयलर के जस्ट ऊपर, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर हो, चाहे नॉक्स के लिए हो, चाहे फ्लू गैस डिसल्फ्राइजेशन के लिए हो। यहाँ से सारे जो एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट है वो फ्लू गैस को क्लीन कर देते हैं, और फिर ये क्लीन फ्लू गैस स्टैक में जाती है और यहाँ से बाहर। और अक्सर स्टैक में यहाँ कहीं पर एक प्रोब लगा होता है जो फ्लू गैस की क्वालिटी को स्टैक में से मॉनिटर करता रहता है कि उस गैस में नॉक्स कितना है, सॉक्स कितना है, और इससे पता चलता है कि यहाँ जो उपकरण लगे हैं वो ठीक से अपना काम कर भी रहे हैं कि नहीं। This is the diagram of thermal power plant. The whole purpose of showing this diagram to you is this area, all the flue gas cleaning equipments, all the air pollution control equipments are here located in this area. Once they clean the flue gas let out into the stack and out in the atmosphere. Somewhere here is a probe which constantly monitors the quality of different pollutants, and if the value after monitoring is more than the national ambient air quality standards value, then in that case it is clear that these systems somewhere are not working properly. So the probe is here, the stack is here, the clean flue gas is let out in the atmosphere by the stack. So let's do तो परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या हैं? कैसे पता चलता है कि सिलेक्टिव नॉन कैटालिटिक रिडक्शन प्रोसेस का परफॉर्मेंस सही हो रहा है? पहला इंडिकेटर आउटलेट नाइट्रोजन ऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर जो ट्रीटेड गैस है उसका जो आउटलेट गैस है उसका नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन सही, नाइट्रोजन ऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन सही आ रहा है, विद इन लिमिट आ रहा है, इसका मतलब वो सही फंक्शन कर रहा है। अगर विद इन लिमिट नहीं आ रहा है इसका मतलब वो फंक्शन सही नहीं कर रहा है। इनलेट गैस फ्लो रेट, अगर एक ऑप्टिमम आउटफ्लो आउटलेट नाइट्रोजन कॉन्सेंट्रेशन के लिए इनलेट गैस का फ्लो ही ऑप्टिमम है तो इसका मतलब सिस्टम इफेक्टिव है। अगर गैस फ्लो रेट ज्यादा है, ज्यादा जरूरत पड़ रही है गैस को फ्लो कराने की, इसका मतलब सिस्टम थोड़ा इनएफिशिएंट है। आउटलेट रिएक्टेंट स्लिप कॉन्सेंट्रेशन, कभी कभी जो फ्लू गैस है वो जो ट्रीट होके बाहर जाती है तो उसमें थोड़ा सा अमोनिया या यूरिया भी स्लिप हो जाता है। एग्जैक्टली इसको क्या कहते हैं, ये क्या होता है? रिएक्टेंट स्लिप is an industry term for ammonia or urea passing through the selective non-catalytic reduction process unreacted. This occurs when reactant is injected in excess, or the temperatures are inappropriate for the reactant to react, or the reaction time is slow and the reactant could not react and goes out in the flue gas, in the outgoing gas unreacted. तो आउटलेट रिएक्टेंट स्लिप अगर अनरिएक्टेड चली गई यूरिया या अमोनिया और बाहर निकल गई तो वो भी एक परफॉर्मेंस इंडिकेटर है कि आपका सिस्टम ठीक काम नहीं कर रहा है। और रिएक्टेंट स्लिप क्या होता है मैंने आपको यहाँ बताया। एडवांटेजेस ऑफ अ सिलेक्टिव नॉन कैटालाइटिक रिडक्शन सिस्टम। तो सिलेक्टिव नॉन कैटालाइटिक रिडक्शन सिस्टम के एडवांटेजेस क्या है? नॉक्स रिडक्शन फ्रॉम 30 to 60%, 30 से 60% तक नॉक्स रिड्यूस कर देता है, तो ये एक एडवांटेज है। Capital and operating costs are the lowest of all NOx reduction methods as there is no catalyst. So इसका जो कैपिटल कॉस्ट है, मतलब इसको उपकरण को लगाने की जो कीमत आती है, और ऑपरेटिंग कॉस्ट जो रोज रोज रन करने की या मेंटेनेंस की कीमत आती है, वो सभी नॉक्स के रिडक्शन की जितने उपकरण इस्तेमाल होते हैं थर्मल पावर प्लांट्स में या डीजल जनरेटर सेट्स में, उसमें सबसे कम है क्योंकि यहाँ कोई कैटलिस्ट नहीं लगता है। Uses existing combustion chamber or ductwork as a reactor. So जो एग्जिस्टिंग कंबशन चैम्बर का जो पाइप है, जो डक्ट है, उसी को ये एज अ रिएक्टर इस्तेमाल कर लेता है, अलग से कोई झंझट नहीं है। इजी रेट्रोफिट मींस एडिशन, so easy addition of an existing combustion system. So when you already have a combustion
system in place, you can easily fit this device and you don't need to think much about it. So ये जो device है नॉन सेलेक्टिव नॉन कैटालिटिक रिडक्शन सिस्टम है, ये आसानी से जो एग्जिस्टिंग कंबशन सिस्टम है उसमें फिट हो जाता है। तो ये सब इसके एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? डिसएडवांटेजेस ऑफ सिलेक्टिव नॉन कैटालिटिक रिडक्शन सिस्टम: effectiveness is less at lower NOx level, which is opposite of selective catalytic reduction process. If you remember, in selective catalytic reduction process, the NOx level, even if the NOx level was low, it was very effective. In this case, it's not the same. For this selective non-catalytic reduction process to be effective, the NOx level in the flue gas should be high. तो जब NOx level flue gas में कम होता है तब ये प्रोसेस उतना इफेक्टिव नहीं होता है। जबकि सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन प्रोसेस में, अगर आपको याद होगा, तो वो कम नॉक्स लेवल पर भी इफेक्टिव होता था। इसके साथ वैसा नहीं है, ये इसका डिसएडवांटेज है। कंबशन चैम्बर्स मस्ट ऑपरेट विद इन सिलेक्टिव नॉन कैटालिटिक रिडक्शन टेम्परेचर रेंजेस। और जैसा कि मैंने पहले बताया, सिलेक्टिव नॉन कैटालिटिक रिडक्शन प्रोसेस बहुत ही हाई टेम्परेचर रेंज पे काम करता है। तो कंबशन चैम्बर का जो टेम्परेचर रेंज है वो भी उसी हिसाब से होना चाहिए ताकि सिलेक्टिव नॉन कैटालिटिक रिडक्शन प्रोसेस काम कर सके, क्योंकि लो टेम्परेचर पे ये काम नहीं करता है। अनएक्सेप्टेबल अमोनिया स्लिप में बी प्रोड्यूस्ड। ये भी मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि अमोनिया या यूरिया कभी कभी अननोइंगली, बिना जाने ही वो स्लिप हो जाती है, रिएक्ट नहीं करती और बाहर निकल जाती है। तो वो एक डिसएडवांटेज है इसका। आशा है सिलेक्टिव नॉन कैटालिटिक रिडक्शन प्रोसेस के बारे में जो मैंने आपको बताया और उसका एक बेसिक डायग्राम जो हमने आज समझा है वो आपको समझ में आ गया होगा। इससे जुड़ी कुछ और आपके मन में बातें हो, सवाल हो, प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइए। Today we learned about selective non-catalytic reduction process. I hope what I told you and the basic diagram of it, its advantages, disadvantages, and its differences from the selective catalytic reduction process, hope it was all clear. If you need to know anything more, please do let me know in the comments below and please keep watching my video. Jai Hind, Jai Bharat.